हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारा 1 जनवरी 2025 और सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप कि ये जो साल है ये आपके लिए बहुत अच्छा रहे, आप अपने जीवन में तरक्की करें और उन्नति करें, दिन रात प्रगति हासिल करें और साथ ही साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहें ताकि आप अपने इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स को क्रिस्टल क्लियर बना सके फ्रेंड्स। तो आज हमारा है सेशन नंबर 1 और सेशन नंबर 1 में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज ग्रामर की करवाने जा रही हूँ, तो बड़े ही ध्यान से आप सुनिएगा फ्रेंड्स। तो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। फ्रेंड्स, जब हम छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो उसको सबसे पहले हम क्या पढ़ाते हैं? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल एंड सी फॉर कैट। ठीक है फ्रेंड्स, हम जब भी छोटे बच्चे को लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस करते हैं, इंग्लिश भाषा से इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसको सबसे पहले ABC करवाया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आप सिंबल्स यहां पे देख रहे हो, जिनके अपने पर्टिकुलर साउंड्स हैं, इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इन सिंबल्स को हम कहते हैं लेटर्स। जो लोग हिंदी पढ़ते हैं या हिंदी के छात्र हैं या नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आप देख लीजिए, आ, हिंदी में भी तो इसी तरह के चिन्ह हैं और इन्हीं चिन्हों को आप हिंदी में क्या कहते हो? वर्ण कहते हो। कहते हो फ्रेंड्स? कहते हो ना। और फिर आप ये देखिए कि जब आप इन वर्णों को अरेंज करते हो, जब आप इन वर्णों को अरेंज करते हो तो इनके अरेंजमेंट को आप नाम दे देते हो वर्णमाला। अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि हिंदी पढ़ रहे हैं? जी नहीं, आप इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं आपको रिलेट करके समझा रही हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। देखिए फ्रेंड्स, ABC वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, सिंबल है और इनकी अपनी एक पर्टिकुलर साउंड है और इन्हीं को हमने क्या नाम दे दिया? लेटर्स दे दिया। लेटर्स इनको हमने तब कहा जब इनका अपना एक पर्टिकुलर साउंड है ना फ्रेंड्स? अब जो लेटर्स है, जिस प्रकार से हिंदी भाषा में वर्ण को अरेंज कर दिया गया, उसी प्रकार से इंग्लिश भाषा में भी इन लेटर्स को अरेंज कर दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स? और जब इंग्लिश में इन लेटर्स को अरेंज किया गया तो हमने उसको क्या नाम दिया? उसको नाम दिया अल्फाबेट। क्या नाम दिया फ्रेंड? उसको नाम दिया अल्फाबेट। तो अब जब आपसे कभी बात हो रही हो, आपके पास अल्फाबेट की बात की जा रही हो, तो आप समझ लीजिए कि अल्फाबेट का मतलब है हमारी ABCD, A से लेकर के Z तक या फिर Z तक। अच्छा, अभी Z और Z से मुझे याद आया कि मैं आप सबको ये भी बता देती हूँ कि Z और Z में क्या फर्क है। ठीक है, बहुत जानना बेहद जरूरी है फ्रेंड्स। Z और Z, इसमें कोई बेसिक फर्क नहीं है फ्रेंड्स। अगर मैं आपको समझाऊं कि जो Z होता है ये होता है ब्रिटिश इंग्लिश में और जो Z पढ़ा जाता है ये होता है अमेरिकन इंग्लिश में। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें कोई फर्क नहीं है। बात है सिर्फ ये कि भारत में जो है काफी हद तक हम देखते हैं, जब पास्ट देखते हैं तो वहां पे ब्रिटिशर्स का काफी हमारे देश के साथ कनेक्शन रहा है। दैट्स वाई कि यहाँ पे ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो किया जाता है और जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसमें इस सिंबल को हम Z पढ़ते हैं और अमेरिकन इंग्लिश में इसी सिंबल को हम Z पढ़ते हैं। अब मैं आपको और बेसिक चीज इसमें समझा लेती हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जब आप हिंदी पढ़ते हैं तो आप बात करते हो लिपि की, है ना फ्रेंड्स? लिपि की। लिपि को इंग्लिश में स्क्रिप्ट कहा जाता है। लिपि का अर्थ होता है कि आप जो आपके पास ये जो सिंबल थे, यानी कि ये या फिर ये ले लीजिए या फिर ये ले लीजिए, ये जो भी आपके पास सिंबल है आप इनको कैसे पढ़ोगे, तो वो सब आपको किस में मिलता है? वो आपको लिपि में मिलता है।
और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। सिंपली वैसे ही क्या होता है, सिमिलरली आपके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसमें भी तो आपके पास सिंबल्स हैं जिनको आपने कहा लेटर्स। क्या इनको पढ़ने का भी कोई ढंग है? हमें कैसे पता चला कि इस लेटर को हमें ए ही बोलना है या इस लेटर को हमें बी ही बोलना है, इसको हमें सी ही बोलना है? ये हमको इसकी स्क्रिप्ट से पता लगता है। स्क्रिप्ट का अर्थ है इन सिंबल्स को पढ़ने का ढंग, लेटर्स को पढ़ने का ढंग। और इंग्लिश भाषा की स्क्रिप्ट की बात करें तो इंग्लिश भाषा की स्क्रिप्ट है रोमन। आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब ये बेसिक चीजें जो है ये आपको पता होनी चाहिए इंग्लिश के बारे में। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। हमने कहा ए बी सी, इनको हमने कहा ए बी सी से लेकर के जेड तक, इनको हमने कहा लेटर्स। ठीक है फ्रेंड्स, लेटर्स कहा। जो ये लेटर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, जब ये ग्रुप बनाते हैं, जब ये ग्रुप बनाते हैं, समूह बनाते हैं, यानी कि इकट्ठे हो जाते हैं, जब ये लेटर्स ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप का एक मीनिंग निकलता हो, कैसा ग्रुप हो? मीनिंगफुल। उस मीनिंगफुल ग्रुप का अर्थ है कि वो जो लेटर्स का ग्रुप है उसका कोई मतलब निकल रहा है, कोई सही अर्थ निकल रहा है। जब ऐसा होता है फ्रेंड्स तो हम उस मीनिंगफुल ग्रुप को कह लेते हैं वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बेसिक सी चीज है, आप देख लीजिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूं, बड़े ध्यान से सुनना है कि अगर मैंने ले लिया यहां पे वर्ड टी ए सी या फिर ले लिया टी सी ए, अगर आप ध्यान से देखो ना तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है और ना ही इसका कोई अर्थ निकल रहा है, लेकिन फिर मैंने एक वर्ड लिखा सी ए टी, तो इसको मैंने वर्ड तब कहा जब इसका कोई अर्थ निकल रहा है। कैट मैंने बिल्ली, तो इसका कोई अर्थ नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। तो ऑब्वियसली सी बात है, जब लेटर्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है तो हम उसको वर्ड नहीं बोल सकते। वर्ड हम उसको तभी कहेंगे जब उस ग्रुप का कोई मीनिंग निकलता हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ आया होगा। आई होप कि आपको वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा फ्रेंड्स। और इसी तरह से हमारे पास जब वर्ड की बात की जाती है, तो जब भी हम वर्ड की बात करते हैं ना फ्रेंड्स, तो वर्ड भी आपस में क्या करते हैं? ग्रुप बनाते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि एक ग्रुप ऐसा होगा जिसका कोई मीनिंग निकलेगा, मीनिंगफुल ग्रुप होगा, और दूसरा ऐसा होगा जिसका कोई भी मीनिंग नहीं निकलेगा। तो जिसका कोई मीनिंग निकलेगा ही नहीं उसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, वो जस्ट एक ग्रुप है, लेकिन वो आगे कुछ फॉर्म नहीं कर पाया। लेकिन वर्ड्स का जो ग्रुप होता है, जब वर्ड्स ग्रुप बनाते हैं और वो मीनिंगफुल हो जाए तो उसी को हम आगे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, बड़ी प्यारी स्टोरी है। सेंटेंस भी आगे जाकर के ग्रुप बनाता है, और जब वो वाला ग्रुप क्या होता है? मीनिंगफुल होता है, तो हम क्या कहते हैं? हमारे पास एक पैराग्राफ बन गया। और इसी तरह से जब पैराग्राफ आपस में ग्रुपिज्म करते हैं और उनका आपस में कोई मीनिंग निकल करके आता है, तो आपके पास एक आर्टिकल, स्टोरी, इस तरह से आपका ऐसे या कुछ नई चीज बन जाती है। बेसिकली अगर आप इसमें समझो ना तो फ्रेंड्स, हमने बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया, हमने ABCD से स्टार्ट किया और हम जाकर के पैराग्राफ में पहुंच गए, हम जाकर के स्टोरी में पहुंच गए। तो इसी सीक्वेंस में मैं आपको पूरा फंक्शनल ग्रामर करवाने जा रही हूँ। चाहे आप कॉलेज में हैं, चाहे आप +2 में हैं, चाहे आप मैट्रिक में हैं, या फिर आप क्लास 3rd में हैं, क्लास 1st में हैं, 2nd में हैं, 3rd में हैं, जितने भी बच्चे हमारे पास हैं, चाहे वो प्राइमरी लेवल के हैं, सेकेंडरी लेवल के हैं, या फिर
आप जो हैं सेकेंडरी लेवल से हाई लेवल पे हैं। अगर आपको फंक्शनल ग्रामर में प्रॉब्लम रहता है तो आई मेक यू श्योर कि आप मेरी क्लासेस लगाने के बाद ये प्रॉब्लम फेस नहीं करेंगे। आई होप कि इतना आपको समझ आ गया होगा। और मुझे लगता है कि सेंटेंस के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप जरा सोचिए फ्रेंड्स कि जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा इज कैट दिस, ठीक है फ्रेंड्स, इसका कोई भी मीनिंग नहीं निकल रहा, तो ये एक सेंटेंस नहीं है। अगर मैं लिखूं दिस इज अ कैट, इसका वाक्य, इस वाक्य का कोई मीनिंग निकल रहा है, ये मीनिंगफुल है, ये ग्रुप मीनिंगफुल है वर्ड्स का, दैट्स वाई हम इसको क्या कहेंगे, इसीलिए हम इसको एक सेंटेंस कहेंगे। अदरवाइज ये सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो सेंटेंस नहीं है। बेसिकली इंग्लिश में आपको सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है मैं आपको बताऊंगी। तो हम जो है बहुत ही अच्छे लेवल पे ग्रामर पे पहुंच गए हैं। इससे नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे कि जो सेंटेंस होता है उसमें वर्ड्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे रहते हैं। तो इस सब के लिए आप मेरे कल का वीडियो देखना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे, बाय।